गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रजनीश ओझा आपका स्वागत करता हूं वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप में। और मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम देखते हैं फिजिक्स, है ना। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपके सीबीएसई टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। पिछले क्लास में हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे इफेक्ट्स होते हैं, जिनमें से एक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, है ना। और देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करें तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड by an appliance or electric energy consumed from an electric circuit is called electric power। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड by an electric device या अप्लायंस, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो पिछले आपने क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीट जो डेवलप होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिसको हम ई यानी कि एनर्जी से भी शो कर सकते हैं, वो क्या होती है, I²RT, ठीक है। टी टाइम में इतनी एनर्जी जो है डेवलप हुई किसी भी कंडक्टर में, है ना। और पावर का डेफिनेशन तो हमको पहले से ही पता है, पावर 9th क्लास से ही, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। अगर इतना वर्क डन हुआ या इतना एनर्जी यूज हुआ टी टाइम में, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होगा, E डिवाइडेड बाई टी, यानी कि I²RT डिवाइडेड बाई टी। अगर हम टी से टी को कैंसिल कर दें तो पावर का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा क्या, P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू I²R, है ना। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर I करंट फ्लो हो रहा है, किसी कंडक्टर से I करंट फ्लो हो रहा है और उसका रेसिस्टेंस R है, तो हम बोल सकते हैं कि पावर उसका जो होगा वो क्या होगा, I²R होगा, ठीक है। इसके कई सारे फॉर्मेट्स हैं, है ना। पिछले वीडियो में हमने कुछ फॉर्मेट्स देखे थे जब हम हीट कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ इसके बाकी के फॉर्मेट्स देखेंगे। एक P इज इक्वल टू I²R, दूसरा P इज इक्वल टू VI, जहाँ V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, करंट, और तीसरा है P इज इक्वल टू V²/R। तीनों में से आप जो भी फॉर्मूला चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैंने इसमें ज़्यादा नहीं किया है, बस ओम्स लॉ अप्लाई करके और चीज़ें I, V और R के रिलेशन में चीज़ें डिस्प्लेस करके मैंने ये तीनों चीज़ें लाई है, ठीक है। P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू VI और P इज इक्वल टू क्या, V²/R। ये तीन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब ये पावर है तो इसका ऐसा यूनिट आप जानते ही होंगे, वाट होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर के लिए वाट जो है वो काफ़ी छोटा यूनिट है ना। ये वाट जो है ये काफ़ी छोटा यूनिट है, ठीक है। तो इसके लिए एक बड़ा यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किलोवाट आवर, और इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक यूनिट। डोमेस्टिक यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो बिजली सप्लाई होती है उसके लिए हमसे जो पैसे लिए जाते हैं, चार्ज लिए जाते हैं, वो इसी यूनिट के हिसाब से लिए जाते हैं, इसलिए हम इसको डोमेस्टिक यूनिट भी बोलते हैं। अब हम कैलकुलेट कर लें कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, ठीक है। चलिए हम बोल सकते हैं कि 1 वाट क्या होता है, 1 वाट जो होता है वो 1 जूल पर सेकेंड होता है, ये तो सबको पता है। 1 वाट जो है वो 1 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो अगर हम किलोवाट, पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि किलो मतलब 1000 वाट, तो अगर हम किलोवाट बोलें तो हम क्या कहेंगे, 1000 वाट, ठीक है, 1000
वाट या 1000 जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम इसको 1 मिनट के लिए कैलकुलेट करते हैं, अगर 1 किलोवाट मिनट निकालते हैं हम, तो सेकंड 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 किलोवाट मिनट यानी कि 1000 इंटू 60 जूल्स। अब अगर हम 1 घंटे के लिए निकालें तो 1 किलोवाट आवर अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? 1 और 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 60 इंटू 60 जूल। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा क्या? यहां से 36 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 जूल, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है ना। और ये जो है हमारा डोमेस्टिक यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पावर को या एनर्जी कंज्यूम्ड को मेजर करने का। याद रखिएगा, ये पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना, नॉट पावर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है यूनिट टाइम में? कंज्यूम्ड आप बोल सकते हैं कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हीट के फॉर्मूला से हमने देखा था हीट जो डेवलप होता है वो I²RT, ये डेवलप होता है कितने टाइम में? T सेकेंड में। पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। अगर हम इसको T से डिवाइड कर दें तो पावर मिल जाता है I²RT। इसके अलग अलग फॉर्मेट्स देखे हमने। ठीक है, अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। मैं इसके बाद क्वेश्चंस का एक सेपरेट वीडियो ही लाऊंगा जिसमें वो सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ लाऊंगा जो या तो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं इसके पहले, है ना। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करके देखते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाएगा। इफ 2 एम्पियर ऑफ करंट्स flows through a conductor for 20 seconds, sorry 2 ampere of current flows, टाइम क्यों, टाइम देने की जरूरत नहीं है ना, flows resistance 40 ohm, find the power used, find the power consumed। ठीक है, कितना पावर कंज्यूम होता है। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे अप्लाई करना है आपको। करंट दिया हुआ है ना, I कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, R दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 40 ओम। आपसे पूछ रहा है पावर, आप बता देंगे P इज इक्वल टू क्या I²R, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 40, 4 इंटू 40 यानी कि 160 वाट। ठीक है, 160 वाट का पावर जो है इस एप्लीकेशन का है, अप्लायंस का है, ये जो भी यूज हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आप समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पावर हमने देखा। अब कुछ चीज़ें जो बचती हैं इस चैप्टर में, छोटी मोटी चीज़ें, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वर्सेस सीरीज कॉम्बिनेशन। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं या जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें अप्लायंसेस जो हैं वो पैरेलल में ही जोड़े जाते हैं, क्यों? ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन का भी आंसर है और साथ ही एनालिसिस भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन का और सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जो ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है सर्किट का वो लोअर होता है, कम होता है। इवन लोएस्ट रेसिस्टर से भी लोअर होता है रेसिस्टेंस ओवरऑल सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये इसका पहला फायदा है। अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो हमारी एनर्जी कम लॉस होगी और हमारा सर्किट ज़्यादा इफिशियंट होगा, ठीक है। इसलिए पहला कारण कि क्यों हम पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर सीरीज में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, ओवरऑल रेसिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है ना। दूसरी बात जो है वो माल फंक्शन ऑफ वन एप्लीकेशन डज नॉट अफेक्ट द अदर। मान लीजिए आपके घर में पंखे लगे हैं, बल्ब लगा है, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं, किसी एक ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। एक के काम करना बंद करने से बाकी सारे अप्लायंसेस पे कोई असर नहीं होता, बाकी सारे अप्लायंसेस पे कोई असर नहीं होता, है ना। एक ने अगर माल फंक्शन किया तो बाकी अप्लायंसेस सही से काम करते रहेंगे, एक के खराब होने से दूसरे पे असर नहीं होता। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर एक अप्लायंस जो है वो काम करना बंद करता है, पूरी की पूरी सर्किट ब्रेक हो जाएगी और कोई भी अप्लायंस नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर करेंगे तो सारे अप्लायंसेस एक साथ में काम करेंगे, किसी एक अप्लायंस के भी काम करना बंद करने से पूरी की पूरी सर्किट ब्रेक हो जाएगी। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, सॉरी, ठीक है। तीसरा जो है, ईच अप्लायंस कैन हैव देयर सेपरेट स्विचेस, ठीक है। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे अप्लायंस का सेपरेट स्विच बना सकते हैं। कैसे? छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। ये आपका बल्ब हो गया, ये बल्ब का स्विच, ये आपका फैन हो गया, ये फैन का स्विच, है ना। ये कोई दूसरा अप्लायंस हो गया, ये उसका स्विच, और सारे अप्लायंसेस अपने अपने स्विच से काम करेंगे, ठीक है। लेकिन सीरीज में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने अगर एक अप्लायंस जोड़ा और यहाँ एक स्विच लगाया, दूसरे अप्लायंस को कनेक्ट किया, अब चाहे आप यहाँ स्विच लगा दो, लेकिन आप जैसे ही ये स्विच बंद करेंगे कि हमारा सर्किट यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट के ब्रेक हो जाने की वजह से बाकी के आगे के अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक अप्लायंस का अपना अलग स्विच नहीं हो सकता, एक ही स्विच से सारे अप्लायंसेस काम करेंगे। अगर वो स्विच आपने बंद कर दिया तो जितने भी अप्लायंसेस हैं सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। हर अप्लायंस का अपना सेपरेट स्विच हो सकता है जिससे उसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। अगर वो अप्लायंस काम करना बंद भी कर देता है तो दूसरे अप्लायंसेस पे असर नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये मेन तीन कारण हैं। पहला, लोअर रेसिस्टेंस, दूसरा, malfunction of one appliance does not affect the other, और तीसरा, each appliance can operate with a separate switch, है ना, can have a separate switch, ठीक है। अब एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आममीटर वर्सेस वोल्टमीटर। आममीटर और वोल्टमीटर ये क्या डिवाइसेस हैं और ये क्या दिखाते हैं, कैसे सर्किट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आममीटर क्या बताता है, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट, है ना। ये किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, किसी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये वो बताता है, ठीक है। मेजर्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। ये क्या बताता है, वोल्टमीटर क्या बताता है, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है वोल्टमीटर, ठीक है। क्लियर है। आममीटर क्या बताता है, करंट बताता है। वोल्टमीटर क्या बताता है, पीडी बताता है। ये तो नाम से ही पता चलता है, वोल्ट, पीडी, आम, करंट, ठीक है। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा ही आममीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, ठीक है। कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। आप अगर देखें, ये हमने लगा दी की पता है ना, सर्किट को रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। ये हमने लगाया अपना आममीटर,
प्लस माइनस बताना जरूरी होता है आम मीटर में हमेशा। और ये लगाया हमने अपना वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल लगता है अप्लायंसेस के साथ, ठीक है। और आम मीटर जो है वो सीरीज में लगता है। वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है। आम मीटर कैसे लगता है, सीरीज में लगता है, ठीक है। फिर वेरी लो रेसिस्टेंस, आम मीटर का रेसिस्टेंस काफी कम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकता है, आप इसको दिमाग में रख लें, है ना। काफी कम रेसिस्टेंस होता है आम मीटर का। क्यों कम रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि इसको क्या मेजर करना है, इसको मेजर करना है करंट। करंट का एग्जैक्ट वैल्यू या एक्यूरेट या नियरेस्ट वैल्यू बताने के लिए सारा का सारा करंट यहां से पास होना चाहिए। सर्किट में जितना भी करंट है वो सारा का सारा अमीटर से पास होना चाहिए। और ये कब होगा, जब इसका रेसिस्टेंस मिनिमम होगा या लो होगा। आइडियल आम मीटर का तो रेसिस्टेंस 0 होता है, लेकिन आइडियल आम मीटर प्रैक्टिकल आम मीटर नहीं होता, है ना। मतलब आइडियल आम मीटर 0 रेसिस्टेंस का हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल आम मीटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सर्किट्स में, उसका रेसिस्टेंस 0 तो नहीं होता, लेकिन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये करंट को एग्जैक्टली सही मेजर कर सके, ठीक है। प्लस ये सीरीज में भी जोड़ा जाता है आपके सर्किट में। तो अगर ये सीरीज में ऐड किया गया है तो इसका रेसिस्टेंस कम होना ही चाहिए ताकि करंट इससे फ्लो हो, ठीक है। वोल्ट मीटर का ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और इससे अपना कोई करंट फ्लो नहीं हो। इससे करंट फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इसके पोटेंशियल इसका रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, ताकि ये सर्किट का हिस्सा न रहते हुए एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, ठीक है। इससे करंट फ्लो नहीं हो। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमीटर का रेसिस्टेंस काफी लो होता है और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस काफी हाई होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से पहला चैप्टर जो कि आपका था इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने एनालाइज की, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, कुछ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। और ये मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, है ना। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे और इसके आंसर को कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि क्या इसका आंसर आया। मैं क्वेश्चन बता देता हूं। और लैंप जो है, एक लैंप है जो कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से, जिसका पीडी है 220 वोल्ट का, है ना। और एक करंट 5 एम्पियर का ड्रॉ कर रहा है। आपको बताना है पावर कंज्यूम्ड और साथ ही साथ आपको बताना है रेसिस्टेंस ऑफ द लैंप। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर कमेंट में डालिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर के। तो जुड़े रहिए हमसे वेदू गौड़ा स्मार्ट लर्निंग ऐप पे और करते रहिए अपने एग्जाम की तगड़ी तैयारी, है ना। थैंक यू।